तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 में जो एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ, एसआई और टेक्नीशियंस की जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज 21वें क्लास में पहुंच चुके हैं। और हमारा ये जीके जीएस का अभ्यास सीरीज जो है उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में ये होने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे क्लास उन सारे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एसएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्त को बता दे जो नए हैं, हमारा ये क्लास जो है 21वां क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 20 क्लास कवर कर चुके हैं, जहां हम ना केवल जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उन पर भी ध्यान देते हैं, ताकि आपका जो तैयारी हो वो बेहतरीन बन पाए, मजबूत हो पाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्या पूछा है? नेपाल की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति। विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में कौन है नेपाल के राष्ट्रपति? वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है रामचंद्र रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जो है वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? वो भी एक महिला ही है, और वो क्या है? पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, और उनका नाम क्या है? श्रीमती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खाद के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है वो कौन सा सामग्री है? नीचे जो दिया गया है उनमें से जो है खाद के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सही आंसर है मछली की हड्डियां। मछली की हड्डियां जो है खाद के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सब अंडे के छिलके हो, भूसा हो या फिर टी बैग हो, ये तीनों ही जो है खाद के लिए उपयुक्त है। खाद क्या करता है? खाद जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है उपस्थित होता है। वो क्या करता है, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन जिसका घटक होता है, जिसमें कार्बन से मिलकर बना होता है, वो क्या उसका जैविक अपघटन होता है, और उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उष्मा और कार्बनिक उपसेच का जो है उत्पादन होता है, जिससे क्या होता है मिट्टी का जो उर्वरता होता है वो बढ़ता है, वो क्या होता है ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक बहुत पुरानी मॉडल पेंडुलम घड़ी का कार्य पूरी तरह से होता है। तो जो पुरानी पेंडुलम घड़ियां था उसका जो पूरा कार्य जो है वो क्या था? यांत्रिकी था, मैकेनिकल था। क्या था? पूरी तरह से वो मैकेनिकल डिवाइस था, पूरी तरह से मैकेनिकल जो है यांत्रिकी पे जो है काम करता था। उसमें किसी भी तरह का विद्युत या फिर बैटरी द्वारा संचालित नहीं किया जाता था। फुल्ली क्या था? मैकेनिकल था। फुल्ली क्या था? यांत्रिक था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिकता जो है
नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अब समान नागरिक संहिता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि समान नागरिकता, किसी एग्जाम में समान नागरिक संहिता क्या है, तो समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। समान नागरिकता के लिए का क्या मतलब है? सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए यानी सभी लोगों के लिए एक समान कानून। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान जो कानून होगा वो सभी लोगों के लिए बराबर होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए कानून का पालन करते हो, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समान नागरिक संहिता कानून का जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 44 से है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 क्या है? अनुच्छेद 41 का है संबंध कि सभी लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने, और अगर वो क्या है बेकारी है, बुढ़ापे में है या बीमार की स्थिति में है, तो उस केस में क्या होगा, उसको वित्तीय लाभ जो है दिया जाएगा। लोक सहायता के रूप में जो है वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। ये सब जो संरक्षण है किसके तहत मिलता है? अनुच्छेद 41 के तहत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसरे हिंद पदक जो है किसने सम्मानित किया था? अंग्रेजों द्वारा जो केसरे हिंद से सम्मानित किया गया पदक से, वो किसके द्वारा सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान दिया था, उसके लिए उन्हें क्या मिला था? केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। केसरे हिंद का जो पदक मिला था वो कब मिला था? 1915 में दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 1915 ईस्वी में दिया गया था, जिसे उन्होंने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें उन्होंने वो वापस कर दिया। उसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो उस महाभारत का युद्ध जो हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, तो ये जो युद्ध हुआ था वो टोटल 18 दिनों तक, कितने दिनों तक? टोटल 18 दिनों तक चला था। और महाभारत के युद्ध में टोटल 18 लोग ही जीवित बचे थे। कितने लोग? 18 लोग ही जीवित बचे थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है दिल्ली में। मुगल सम्राट का जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। किसने बनाया था? तो हुमायूं की जो पत्नी थी, कौन? बेगा बेगम। बेगा बेगम, जिसको हाजी बेगम के नाम से भी, जिसको क्या है? हाजी बेगम के नाम से भी जाना गया है। उन्होंने क्या किया था? हुमायूं मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा जो है वो कब बना था? 1558 में। कब बना था? 1558 ईस्वी में बनाया था। और हुमायूं का मकबरा क्या है? विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। हुमायूं का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर घोषित किया गया है। क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है हुमायूं का मकबरा को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विषम ज्ञात कीजिए। इनमें से जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा विषम है? सही आंसर है कैफेन। क्या है? कैफेन। कैफेन जो है सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अवैध है। ये क्या है? अवैध नहीं है। अवैध नहीं है। कैफीन जो है अवैध नहीं है। बाकी कोकीन, निकोटीन और हीरोइन, ये तीनों ही क्या है? तीनों ही अवैध है। तीनों ही अवैध है।
और ये सब क्या है, नशीले पदार्थ हैं जिसका क्या है बड़े पैमाने पर ड्रग्स के रूप में सेवन किया जाता है, चाहे वो कोकीन हो, चाहे वो निकोटीन हो या फिर हीरोइन हो। ये तीनों ही क्या है, इलीगल पदार्थ हैं, अवैध है। सिर्फ कैफीन है जो है उसका जो है दवाई के रूप में किया जाता है, और ये क्या है, अवैध नहीं है, वैध है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है, वायु एक डैश है। तो वायु एक क्या है, तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण है। वायु क्या है, तत्वों मतलब एक ही प्रकार के अणुओं से बना हुआ जो रहता है उसको तत्व बोला जाता है, और एक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या है, समान अनुपात में जो मिला रहता है उसको यौगिक बोलते हैं। तो वायु क्या है, दोनों का मिश्रण है, तत्व का भी मिश्रण है और यौगिक का भी मिश्रण है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे 78% नाइट्रोजन मिलता है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये वायु में मौजूद है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज का अंतिम सवाल है, विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है, विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका काठमांडू नेपाल। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल में जो है विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, काठमांडू नेपाल में। और ये क्या है, एक हिंदू मंदिर है जहाँ पे शिव को समर्पित है। यह मंदिर क्या है, शिव को समर्पित, यहाँ पे शिव की पूजा की जाती है। और क्या किया गया था, 1979 1979 में जो है यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और ये कौन से नदी के तट पर स्थित है, ये है बागमती, बागमती नदी के तट पर जो है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है आज का हमारा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।